नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। कुबेर नाथ राय भी विद्यानिवास मिश्र की भांति उन लेखकों में है जिन्होंने निबंध की विधा को पूरे मनोयोग और एकांत निष्ठा के साथ स्वीकार किया है। पर इस माध्यम की कठिनाई यह है कि इसका स्वरूप और इसके आंतरिक तत्व कुछ ऐसे प्रतिमानीकृत हो चुके हैं कि उसमें किसी बड़े प्रयोग की संभावना नहीं रह जाती है। निबंध में बड़े प्रयोग की संभावना नहीं रह जाती है। प्रताप नारायण मिश्र से लेकर अब तक ललित निबंध के ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। निबंध में शीर्षक तो बहाना है जिसके सहारे लेखक उन्मुक्त रूप में प्रवाहित अपने विचारों को व्यवस्थित और व्यक्त करता है। इस केंद्रीय विशेषता के इर्द गिर्द पूरे निबंध का विधान बनता है। कभी कभी लगता है कि पांडित्य में लालित्य का छौंक देने से ललित निबंध तैयार होता है। क्या है? पांडित्य में लालित्य का छौंक देने से ललित निबंध तैयार होता है। कुबेर नाथ के निबंधों में काव्यात्मक संवेदन के साथ विविध प्रसंगों को लेकर सूक्ष्म पर्यवेक्षण होते हैं। भाषा का प्रवाह बराबर समरस रहता है और बीच बीच में कुछ बौद्धिक विवेचन का क्रम बना रहता है। यात्रा प्रसंगों के साथ मानसिक उहापोह भी चलता है। यह निबंध का विधान यहाँ पूरी तरह तोषप्रद बना है। उनके संकलनों में प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग विशेष रूप से सराहे गए हैं। ये सारे जो हैं कुबेर नाथ राय के हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और विषाद वियोग। ललित निबंध के क्षेत्र में अन्य प्रयोगकर्ता कृष्ण बिहारी मिश्र और विवेकी राय हैं। बेहया की जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र का संकलन है। कलकत्ता जैसे महानगर में रहकर अपने ग्रामीण अंचल की याद और उस अंचल के जीवन क्रम को बेहतर बनाने की चिंता इस निबंधों के मूल में है। बेहया घास फैलती जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों की मिट्टी में उर्वरा शक्ति को दिन दिन कम करती जाती है। खेती किसानी और अपने गाँव से जुड़े लेखक के मन में यह पीड़ा का समुचित कारण है। यह बेहया घास प्रतीकार्थ में विदेशी आरोपित संस्कृति है जिसे फैशन कहना अधिक उपयुक्त होगा, जो जन सामान्य के जीवन को अंदर से आधारहीन बनाती जा रही है। दोनों अर्थों में बेहया का प्रसार घातक है। वैसे ही ग्रामीण जीवन के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने वाला निबंध है चुनाव जीत गया, गांव हार गया। क्या है? चुनाव जीत गया और गांव हार गया। चुनावों के हथकंडे सरल आस्थावान गांव की रहनी को कैसे विकृत कर रहे हैं, इसका विश्लेषण है। विवेकी राय के निबंध भी बहुत कुछ ऐसे ही प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री के निबंध है कुछ चंदन की कुछ कपूर की आलोचना और ललित निबंध के संधि बिंदु पर रचे गए हैं। प्रभाकर माचवे अपेक्षया नए विषयों में रुचि लेते हैं। उनके संकलन खरगोश के सींग। प्रभाकर माचवे का क्या है? खरगोश के सींग में विनोद से आगे व्यंग्य की तिक्तता है। नए कवि रघुवीर सहाय द्वारा गद्य का प्रयोग कई अछूते क्षेत्रों में प्रवेश करता है। कविता और कहानियों में ही नहीं, उनके निबंधों में भी आधुनिक भावबोध प्रतिफलित होता दिखता है। सामान्य और अकिंचन की संगति पहचान कर उसे सहज भाव से संप्रेषित करना उनकी कला का मूल सूत्र है। रघुवीर सहाय की रचनाओं में एक ऐसा अलस भाव है जो निष्क्रियता को जन्म नहीं देता वरन चिंतन और आत्मलोचन को प्रेरित करता है। उनके कृतित्व में यह कहीं नहीं लगेगा कि लेखक किसी तरह की उजलत में है। सीढ़ियों पर धूप में संकलित लेखक के चारों ओर दिल्ली, वसंत और हिंदी का एक संपादक से भेंट तथा बाद में भी लिखे गए निबंध अपनी मुद्रा में प्रशमित हैं, पर किसी विचार सूत्र को अनिवार्यता आगे बढ़ाते हैं। गद्य रूप के अंतर्गत कई माध्यमों में सक्रियता इस युग में देखी जा सकती है। छायावादोत्तर युग में कई छायावादी कवि और समकालीन लेखक जीवनी के नायक बने तो यह हर दृष्टि से रचित विकास क्रम है। माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा प्रेमचंद की पूरी व्यवस्थित जीवनियाँ इस अवधि में लिखी गई हैं। शरतचंद्र हिंदी परिवार के अंग बराबर माने गए हैं। उनकी एक जीवनी बड़ी तैयारी के साथ प्रस्तुत हुई है। बरुआ ने माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी प्रकाशित की है। माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी 1960। इसके अंतर्गत बहुत सा अंश चरित नायक की अपनी शब्दावली में दिया गया है, इसलिए लेखक द्वारा जीवनी को रचने की संभावना यहाँ कम हो गई है। यद्यपि इस इतिवृत्त की प्रामाणिकता स्वभावतः बढ़ गई है।
प्रसिद्ध गद्य लेखक अमृत राय द्वारा अपने पिता यशस्वी कथाकार प्रेमचंद की जीवनी इस युग के अकाल्पनिक गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 के लेखक की कुछ अधिक चिंता इस बात के लिए रही है कि वह पुत्र द्वारा लिखित पिता की जीवनी की शकल न ले। लेखक ने काफी निर्ममता पूर्वक यद्यपि के मौलिक सहानुभूति के साथ चरित्र नायक का जीवन अंकित किया है। प्रेमचंद ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है, जैसा कि वह सचमुच है भी। यहाँ रोचक प्रसंग एक बार फिर उठता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस के आत्मकथांक का इस विशेषांक के लिए उनके समकालीन कवि और मित्र जयशंकर प्रसाद ने एक कविता लिख कर दी थी। उसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं, आज कहूँ क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। प्रसाद की अभी तक जीवनी नहीं लिखी गई और प्रेमचंद की जीवनी प्रायः वैसी ही है जैसी कामना उनके कवि मित्र ने अपने लिए की थी। ऐसी स्थिति में घटनापूर्ण इतिवृत्त की कमी को पूरा करने का एक उपाय लेखक ने निकाला है। प्रेमचंद का जीवन, उनके समय की ऐतिहासिक परिस्थिति और उनकी रचनाओं के बीच तालमेल बैठाने का काम जीवनीकार ने किया है। बहुत बार एक अध्याय जीवन वृत्त को लेकर चलता है और अगले अध्याय में जीवनी के उस कालखंड विशेष की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रक्रिया में पूरी रचना की समरसता को कहीं कहीं आघात पहुंचा है। संपूर्ण जीवनी का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि युग की प्रवृत्ति के अनुरूप यहाँ महान और उदात्त घटनाओं पर बल न देकर लेखक ने सामान्य मनुष्य जीवन की ही रचना का यत्न किया है। इस रूप में प्रेमचंद कलम का सिपाही एक बड़े लेखक की जीवनी होने के पूरी तरह योग्य है। छायावाद के प्रमुख कवि निराला का जीवन जैसा घटनापूर्ण है और विवादग्रस्त प्रसंगों से युक्त है, वैसी ही जीवनी उनके निकट मित्र और आलोचक रामविलास शर्मा ने लिखी है। याद रखिएगा, निराला की जीवनी किसने लिखी है? निराला की जीवनी किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने लिखी है। निराला की साहित्य साधना शीर्षक से इस पूरे ग्रंथ का आयोजन सुचिंतित है। प्रथम खंड में जीवनी 1969, दूसरे खंड में आलोचनात्मक अध्ययन 1972 और तीसरे खंड में निराला द्वारा और निराला को लिखे गए पत्रों का संग्रह 1976 है। यो हर दृष्टि से यह अध्ययन अपने में पूर्ण बन गया है। महत्वपूर्ण यहाँ आपको ये याद रखना है कि प्रथम खंड जो 69 में आई थी उसमें जीवनी है, दूसरे में आलोचनात्मक अध्ययन और तीसरे में निराला द्वारा लिखा गया पत्र जो 76 में आया है। यो हर दृष्टि से यह अध्ययन में पूर्ण बन गया है। निराला के जीवन के अनेक विवादास्पद प्रसंग जैसे कवि की जन्मतिथि, जूही की कली का सरस्वती पत्रिका से लौटाया जाना, निराला और पंथ की स्पर्धा, निराला की बीमारी और उनकी व्यवहार बुद्धि रामविलास शर्मा ने बड़े तटस्थ भाव से सुलझाए हैं। निराला को किसी दूसरे की कीमत पर बड़ा दिखाने का प्रयास यहाँ नहीं हुआ है। निराला के अपने वक्तव्यों को भी जीवनीकार शंका और सावधानी के साथ देखता है। कई बार समकालीन लेखकों के प्रसंग में जीवनीकार के अपने पूर्वाग्रह निराला के पूर्वाग्रह के रूप में चित्रित हुए हैं, यह जरूर है, पर रामविलास के लिए निर्विवाद रूप से कुछ लिख पाना बड़ा मुश्किल काम है, भले वह अपने वरिष्ठ कवि मित्र की जीवनी हो। निराला के व्यक्तित्व को उसने पूरा जीवंत बनाया है, यह जीवनीकार की बड़ी सफलता है। आधुनिक काल के एक अन्य कवि प्रसिद्ध सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी उनकी बहन और दर्शन साहित्य की विदुषी शांति जोशी पंत की बहन का नाम है, द्वारा लिखी गई है। 2 खंडों में प्रकाशित यह ग्रंथ सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य 1970 में आया है और 1977 में 2 खंड में अपने नाम के अनुरूप कवि व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के साथ साथ विवेचन विश्लेषण करता है। रामविलास शर्मा ने निराला संबंधी अपने इन दोनों पक्षों को 2 अलग अलग खंडों में नियोजित किया है। शांति जोशी का विवेचन क्रम साथ साथ चलता है और निराला पंथ प्रसंग में रामविलास द्वारा छेड़े गए कुछ प्रश्नों का समाधान लेखिका ने अपने ढंग से दिया है। प्रायः पूरी जीवनी चरित्र नायक के जीवन काल में तैयार हो गई थी, इसलिए लेखिका को बहुत से तथ्यों की सही जानकारी और छानबीन करने में सुविधा रही। यों कविवर पंत के व्यक्तित्व के अनुकूल जीवनी बड़े विनम्र भाव से चलती रहती है। यह सचमुच एक सुखद संयोग है कि आधुनिक काल के 3 बड़े लेखक प्रेमचंद, निराला और पंत की जीवनियाँ बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप बन पड़ी है। प्रसाद जैसे जीवनी लेखन ही के पक्ष में नहीं थे। यहाँ देखिए, शांति जोशी पंत की लेखिका हैं और प्रेमचंद जी के उनके पुत्र अमृत राय और निराला जी के रामविलास शर्मा जी। इस युग की चौथी महत्वपूर्ण जीवनी
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की है। शरत चंद्र का जीवन अनेक किंवदंतियों और विवादों का विषय रहा है, जैसा कि जीवनी के शीर्षक आवारा मसीहा 1974 में लेखक ने व्यंजित भी कर दिया है। फिर जीवनीकार को यह भी सुविधा नहीं थी, जो निश्चय ही अच्छी जीवनी लिखने की एक शर्त नहीं मानी जा सकती है, कि वह अपनी सामग्री की जांच अपने चरित्र नायक की सहायता से कर सके। आधुनिक अंग्रेजी कवि एलियट ने तो उल्टे यह इच्छा प्रकट की थी कि उनकी कोई जीवनी ना लिखवाई जाए, और यदि कोई स्वेच्छा से उनकी जीवनी लिखता है तो उसे उनके उत्तराधिकारियों की ओर से कोई सहयोग और प्रोत्साहन तो बिल्कुल ना दिया जाए। उसके बावजूद अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए पीटर एक्रॉयड ने एलियट की एक बड़ी सांगोपांग जीवनी प्रकाशित की है, जो आया कब है? 1984। शरत चंद्र की जीवनी के सूत्र तो अपने में ही उलझे हुए हैं। इस दृष्टि से विष्णु प्रभाकर ने बड़ी तैयारी और निष्ठा के साथ आवारा मसीहा की रचना की है, जो भारत के संभवतः सर्वाधिक पढ़े गए उपन्यासकार के जीवन वृत्त को बड़ी सावधानी के साथ खोलती है और इस रूप में असंख्य हिंदी पाठकों के ऋण को चुकाती है। हिंदी पत्रकारों में बाबूराव विष्णु पराड़कर की एक पूरी और व्यवस्थित जीवनी प्रस्तुत हुई है। लक्ष्मी शंकर व्यास द्वारा लिखित पराड़कर जी और पत्रकारिता 1960 में प्रसिद्ध पत्रकार के व्यक्तित्व, उनकी हिंदी सेवा और पत्रकारिता का अच्छा परिचय दिया गया है। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा माँ सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। अज्ञेय की जीवनी राजकमल राय ने लिखी है। अज्ञेय की जीवनी किसमें लिखी है? रामकमल राय ने लिखी है, शिखर से सागर तक में। और कब आई है? 86 में। आत्मकथा के माध्यम से उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि बच्चन का लेखन इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा है। उनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ से निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 77 और 10 द्वार से सोपान तक। आप याद रखने के लिए KNBD याद रख सकते हैं। KNBD। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने को केंद्र में रखा है, उपलक्ष्य नहीं माना है। फिर कुछ जीवित व्यक्तियों, विशेषता महिलाओं के संबंध में ऐसे उल्लेख दिए हैं जो बहुत शोभन नहीं कहे जा सकते। तीसरा खंड प्रवास काल के से संबंध होने के कारण ऐसे कई विवादों से मुक्त है। इसके अंतर्गत एक रोचक तुलनात्मक विवेचन आप से आप उभरता है। लेखक के स्वदेशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और विदेशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बीच इन दोनों परिसरों के बारे में कवि दृष्टि के पर्यवेक्षण विशेष महत्व रखते हैं। संक्षिप्त आत्मवृत्तों में सुमित्रा नंदन पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 तथा बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर 1960 उल्लेखनीय है। इस अवधि में कई प्रसिद्ध और वरिष्ठ लेखकों के आत्मचरित प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें रेखांचित्र, संस्मरण, आत्मकथा सभी के तत्व मिल गए हैं। ऐसी रचनाओं में है मेरी अपनी कथा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जो कब की है? 69 की है। छायावादी युगिन स्मृतियाँ रामनाथ सुमन की है, जो कब की है? 75 की है। मेरा जीवन शिव पूजन सहाय का है, जो कब की है? 85 की है। एक महत्वपूर्ण पत्रकार PD टंडन की आत्मकथा व्यवस्थित रूप में प्रकाशित हुई है, राख से लपट निकल रहा है। कौन निकाल रहा है? PD टंडन। 1984 की है। स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में देश की अनेक मनीषी, पत्रकार और साहित्यकारों के सानिध्य में बीता लेखक का जीवन इसमें से भली भांति उजागर होता है। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक सामग्री गोविंद मिश्र तथा प्रमिला शर्मा ने प्रस्तुत की है। रेखाचित्र और संस्मरण का मिला जुला तथा अत्यंत प्रीतिकर रूप जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें हैं। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें हैं। 1963 में मिलता है। यहाँ विविध क्षेत्रों से चुने हुए विशिष्ट जीवन रूपों का चित्रण उनकी जटिलता को केंद्र में रखकर किया गया है। शिक्षाविद अमरनाथ झा या संगीतज्ञ पन्नालाल घोष जैसे समृद्ध चरित्रों के प्रति लेखक आकृष्ट भर नहीं हुआ। उनका सूक्ष्म विश्लेषण करने का भी यत्न उसने किया है और यही कारण है कि उसके रेखाचित्र आधुनिक पाठक के लिए अधिक तृप्तिकर हैं। प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर द्वारा कथाकार मित्रों पर आयोजित रेखाचित्रात्मक संस्मरण अपनी अनौपचारिक शैली के कारण व्यापक रूप में सराहे गए हैं। वरिष्ठ लेखक राय कृष्ण दास ने भारतेंदु तथा प्रसाद विषयक संस्मरण इसी अवधि में प्रकाशित कराए, जिनसे काशी की साहित्यिक और कलात्मक परंपराओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।
नई कविता युग के लेखकों ने यात्रा संस्मरण विशेष रुचि और अंतर्दृष्टि के साथ लिखे हैं। इस प्रसंग में पहल अज्ञेय कर चुके हैं। मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण है आखिरी चट्टान 53 की रचना है। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों को प्राकृतिक दृश्यों और चरित्रों के माध्यम से अंकित करता है। पूरी रचना का गठन तोषप्रद है, पर शैली कहीं कहीं अति नाटकीयता और अति भावुकता से बोझिल हो गई है। रघुवंश की हरी घाटी जो 61 की रचना है में शिल्प का नया और प्रीतिकर प्रयोग इस रूप में है कि यहाँ रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी और यात्रावृत्त की विधाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। यात्रा स्थल है रांची हजारीबाग के आसपास की छोटी पहाड़ियों वाला प्रदेश और लेखक के प्रवास में केंद्रीय स्थान है। वहाँ के कैथोलिक मिशनरियों की सेमिनरी। हरी घाटी में अधिकतर सामान्य और अकिंचन लगने वाली घटनाओं को रेखांकित करने का यत्न हुआ है। यह ऐसे स्थल भी हैं जहां गंभीर और दार्शनिक समस्याओं पर सहज भाव से विचार किया गया है। पूरी रचना में जो कमी खटकती है वह है विनोद भाव के ना होने की। इससे वर्णन में कहीं कहीं एक रास्ता आ जाती है। अव्यवस्थित यात्रा वृत्त प्रभाकर द्विवेदी और तथा कन्हैया लाल नंदन ने लिखे हैं। निर्मल वर्मा की यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा की है चीड़ों पर चांदनी 1964 में। यूरोप प्रवास पर आधारित है। पूर्वी यूरोप के देशों को बड़े सहज और आत्मीय भाव से लेखक ने अपनाया है और वही संवेदना इस रचना में प्रतिफलित हुई है। निर्मल की भाषा अत्यंत परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है, खास तौर से इस अकाल्पनिक वृत्त में जो एक प्रकार से अच्छे गद्य का निकष कहा जा सकता है। अकाल्पनिक गद्य वृत्तों के संदर्भ में अजीत कुमार का लेखन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे इन कई माध्यमों में लगातार प्रयोग करते रहे हैं। रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रावृत्त सभी में उनकी रुचि और गति है। विविध विधाओं में के अपने आरंभिक संकलन अंकित होने दो में प्रायः इन सभी माध्यमों का उन्होंने उपयोग किया है। तब से वे बराबर नई गद्य विधाओं के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। हल्की कल्पनाशीलता और वैसी ही हल्की सृजनात्मकता से संपन्न भाषा के संयोजन में इन विधाओं का विकास होता है। गद्य की अलसता का सौंदर्य अजीत के यहाँ वैसा ही है जैसा रघुवीर सहाय में। दोनों के प्रयोग एक संभ्रात विनम्रता की मुद्रा में चलते हैं जो अन्य विधाओं की परिचित आक्रामकता से अलग दिखेंगे। दूर वन में 1983 के रेखाचित्र संस्मरणों की विशेषता है कि वे मार्मिक हैं पर बिना दया को उभारे हुए हैं। अंतिम दो संस्मरण लालची लड़की और उलझे हुए धागे इस क्षमता में के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पहले में दूर की संबंधी एक लड़की का चित्र है जो अपनी भयानक और असाध्य बीमारी के लिए मृत्यु की ओर बढ़ रही है। किसमें है ये? दूरवन में है। ये असाध्य बीमारी को लिए मृत्यु की ओर बढ़ रही है। और दूसरे में लेखक के पिता का चित्र है जो नए जमाने की उठापटक और तिकड़मबाजी में शामिल नहीं हो पाते और धीरे धीरे अपने को एक असफल व्यक्ति मानने के लिए विवश होते दिखते हैं। दोनों संस्मरणों में ट्रेजिक नियति का आख्यान है और चरित्र अपने निकटतम व्यक्ति है, पर लेखकीय संयम इस बात में है कि कहीं चलती भावुकता का संस्पर्श नहीं होने पाता। सफरी झोले में 1985 यात्रा संस्मरणों का संकलन है। यहाँ भी दया नहीं सहानुभूति की दृष्टि प्रधान है। लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव जिले का मोहरावा कस्बा, लेखक ने इसे नाम दिया है बढ़ता हुआ गांव या पिछड़ा हुआ शहर। बरसों बाद जब अपने इस चिर परिचित क्षेत्र में लेखक दंपत्ति अजित स्नेहमयी पहुँचते हैं तो एक रिप वान विंकल जैसी अटपटी अनुभूति होती है, पर उसमें रोचकता नहीं, चिंता प्रधान है। कस्बा जिस दिशा में बढ़ रहा है उससे उसके बुनियादी संस्कार टूटे हैं, पर और कोई नई स्वस्थ मान्यताएं वह विकसित नहीं कर पा रहा। स्वभावतः यह एक अवसाद की मन स्थिति है जिसे अपने हल्के व्यंग्य की मुद्रा में लेखक सराहता है। प्रायः सभी यात्राओं में गंतव्य समान परिचित स्थल है, फिर भी यात्राएं नई हैं। विविध गद्य रूपों में ओंकार शरद लगातार लिखते रहे हैं। राम मनोहर लोहिया की जीवनी उन्होंने लिखी है, महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया की जीवनी किन्होंने लिखी है? ओंकार शरद ने, क्योंकि राम मनोहर लोहिया को हम वैचारिक पृष्ठभूमि में भी पढ़ते हैं।
जीवनी उन्होंने लिखी है। रेखाचित्र और संस्मरण में भी कई तरह के प्रयोग किए हैं, पर उनकी शैली में अति भावुकता आधुनिक गद्य रूपों की प्रकृति से बहुत मेल नहीं खाती। इस दिशा में उनका आरंभिक कार्य उल्लेखनीय रहेगा। कुछ पुराने वरिष्ठ लेखकों के यात्रावृत्त, डायरी और पत्र संकलन इधर प्रकाशित हुए हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक लिखित अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1959, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा शिव पूजन सहाय की डायरी, बच्चन पत्रों में 1970, यशपाल के पत्र 77, 1977, दिनकर के पत्र है 81। पुनः सुन लीजिए, बच्चन के पत्र 70 में है। बच्चन में समझिए, बच्चे में हम साथ में खेलते थे तो 70। यशपाल के लिए हम लोगों को साथ साथ काम करना पड़ेगा तो 77। दिनकर के पत्र 81, जिनसे प्रकट होता है कि अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की ओर रुझान उत्तरोत्तर बढ़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा गजानन माधव मुक्तिबोध के पत्र उनकी रचनावली के साथ प्रकाशित हुए हैं। नई कविता नवलेखन युग में आलोचना की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन हो तो यह स्वाभाविक है। रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना ने बहुत बार रचना अनुभव की उपेक्षा करके अपना मुंह शास्त्र की ओर रखा। इससे विश्वविद्यालय शोध को कुछ सहायता भले मिलती हो, यद्यपि वह भी बहुत मिली नहीं। समीक्षा के जीवंत प्रक्रिया में जड़ता जरूर आ गई। नई कविता और नवलेखन के साथ विकसित होने वाली समीक्षा ने रचना के पक्ष को केंद्र में रखना चाहा है। इसलिए रस सिद्धांत के प्रबल आग्रहों के बीच भी रचना की भाषिक विधान की समझ को महत्व दिया गया है, क्योंकि आलोचना के इस नए रूप में भाषा और अनुभूति का अद्वैत सर्जनात्मकता की चरम निष्पत्ति है। यदि निष्पत्ति सचमुच कहीं आती हो, अन्यथा कला रचना तो जीवन की भांति ही प्रक्रिया अधिक है। भाषिक सर्जनात्मकता को समझना रचना के अनुभव को निकटतम रूप में समझना है। इस नई संभावना को रचनाकार समीक्षकों से भी समर्थन मिला है, जिन्होंने अपनी रचना और समीक्षा दोनों में भाषा की केंद्रीय क्षमता को उत्तरोत्तर अधिक पहचाना है। समीक्षा में भाषिक सर्जनात्मकता के तत्व पर बल देने का एक कारण शायद यह भी रहा हो कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदी का रचना क्षेत्र ज्ञात या अज्ञात, चाहे अनचाहे रूपों में भाषा समस्या के दबाव को झेलता रहा है। इस परिवेश में लेखक के अनुभव तीव्रतर हुआ है कि भाषा एक माध्यम मात्र नहीं, जैसा कि राजनीति के लोग प्रायः समझना चाहते हैं, वरन वह मानवीय व्यक्तित्व का अभिन्नतम अंग है। आलोचना के नए क्रम की शुरुआत देवराज से देखी जा सकती है, जिन्होंने छायावाद की सीमाएं पहचानते हुए भले कुछ नाटकीय शीर्षक के साथ अपनी पुस्तक लिखी, छायावाद का पतन। देवराज, छायावाद का पतन किसका है? देवराज का। और कब आया है? तो 48 में। दूसरी ओर प्रगतिवाद की राजनीति अभिमुख प्रकृति उन्हें स्वीकार्य नहीं हुई और आलोचना के लिए उन्होंने साहित्यिक मानदंडों की ही स्थिति मानी। अपनी पहली पुस्तक के बाद देवराज ने आलोचना के क्षेत्र में फिर कोई सुव्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया। अधिकतर उनके स्फुट आलोचनात्मक निबंधों के संकलन प्रकाशित हुए हैं। अधिक ध्यान और समय उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में दिया है। देवराज के बारे में ये बातें हो रही है कि अधिक ध्यान उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में दिया है, फलतः अपने आलोचनात्मक विचार का वे कोई मुकम्मल ढांचा प्रस्तुत नहीं कर सके। अपनी इस स्पष्ट सीमा के बावजूद देवराज ने आधुनिक साहित्य चिंतन को विकसित करने का बराबर यत्न किया। वे साहित्य की प्रक्रिया में सांस्कृतिक चेतना और सौंदर्य बोध को केंद्रीय महत्व देते हैं और कुल मिलाकर क्लासिकी विचारधारा की ओर अधिक उन्मुख हैं। यो 20वीं सदी के आख्यात अंग्रेजी कवि और आलोचक एलियट की मान्यताओं के वे निकट हैं। आलोचना में भाषा के वैशिष्ट्य को महत्व देते हुए उन्होंने संदर्भवाद की स्थिति प्रतिपादित की है और रचना के पक्ष को बराबर सामने रखा है। अब आ गए हैं नामवर सिंह जी पे। नामवर सिंह जी इस युग के प्रतिनिधि और समर्थ आलोचक है। नवलेखन युग की बात हो रही है ये, जो समकालीन रचनात्मकता से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए आगे बढ़े हैं। नामवर ऐसी संपूर्ण और व्यवस्थित तैयारी अन्यत्र कठिनाई से मिलेगी। पांडित्य और सहृदयता, शोध और आलोचना, शास्त्र और लोक, भारतीय तथा विदेशी विचार पद्धतियों, पूर्व साम्यवादी तथा पश्चिमी स्वाधीन समीक्षा धाराओं, पुराने तथा नए साहित्य में बराबर रुचियों का
विरल सम्मिलन उनके आलोचक व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता है। पर इस सारी तैयारी में बाधा आती है जब लेखक अपनी कुछ पूर्व मान्यताओं के साथ साहित्य की ओर जाता है। तब उस विषम स्थिति में यह समझा जा सकता है कि पक्ष अभिवक्ता का होता है, आलोचक का नहीं। पर यहाँ भी आलोचक ने अपने लिए कुछ बचत रखी है, जैसे बड़े लेखक अपने तीखे विचार पत्रों में व्यक्त करते हैं। उदाहरणार्थ द्रष्टव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद अथवा निराला के पत्र। वैसे नामवर व्याख्यानों में अपने मतवाद को व्यक्त करके लेखन के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, जहां उनका तर्क कर्म बहुत सधा और सुव्यवस्थित होता है। समकालीन साहित्य में नई कहानी प्रसंग का प्रवर्तन करके भी उन्होंने उसे हाशिए पर रखा। केंद्र में बराबर कविता रही। आरंभिक अध्ययनों में छायावाद पर उन्होंने व्यवस्थित ढंग से विचार किया है। छायावाद बाद में कविता के नए प्रतिमान, याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है और नई कविता के प्रमाण लक्ष्मीधर का है। कविता के नए प्रतिमान उनके साहित्य चिंतन की केंद्रीय भावभूमि प्रकट करता है। कविता के नए प्रतिमान कब की रचना है? 68 की। आलोचक के एक दौर की वैचारिक निष्पत्ति कही जा सकती है। रचना का विश्लेषण कहाँ और कितनी दूर तक करना है कि वह विरूप न हो जाए, इसे नामवर सिंह अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि रचनानुभव उनकी सूक्ष्म आलोचना प्रत्यालोचना में बराबर सुरक्षित और संवर्धित मिलेगा। यहाँ यह स्मरणीय है कि अपनी समीक्षा में उन्होंने संवाद की भावभूमि को लगातार विकसित किया है। ये सारी प्रवृत्तियां नए प्रतिमान में सर्वाधिक लक्षित की जा सकती हैं, जो यद्यपि एक केंद्रीय विषय को लेकर नहीं चलती, पर जिसमें एक वस्तु की प्रवहमानता बराबर है। यहाँ सैद्धांतिक पक्ष का भी विवेचन है और आधुनिक काल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियों जैसी कामायनी, उर्वशी, तार सप्तक, अंधेरे में का भी। इससे स्पष्ट ही आलोचना के दोनों पक्ष पुष्ट और परस्पर संपृक्त होते हैं। छायावादोत्तर कविता के मूल्यांकन की समस्या पर विचार करते हुए आलोचक ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया से किसका कथन है? ये कथन है नामवर सिंह जी का। मूल्यांकन की दिशा में संप्रति ये कुछ संकेत है जिनसे स्पष्ट है कि छायावादोत्तर कविता की प्रमुख उपलब्धियां नई कविता के अंतर्गत ही सुलभ हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नई कविता के बाहर का सारा काव्य मूल्यहीन है। ये कथन किसका है? नामवर सिंह जी का। मूल्यहीन, मूल्यांकन की दिशा से मूल्यहीन तक नामवर सिंह जी का है। छायावादोत्तर काल की यह सारी सार्थक काव्य सर्जना उस नई कविता के इर्द गिर्द हुई है जो इस काल की मुख्य काव्यधारा रही है। स्पष्ट ही यहाँ नई कविता से आशय प्रगति और प्रयोग दोनों के कल्पित कगारों को तोड़ती हुई समग्र नई काव्यधारा से है। छायावादी काव्य संवेदना के विकास के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर बराबर नई रचना क्षमता को प्रोत्साहन देता रहा है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, नरेंद्र शर्मा, केदार अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर ने आलोचना क्षमता को विशेषतः विकसित किया है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि इस सामान्य पर्यवेक्षण को किसी कदर सही माना जाए तो देखेंगे कि नामवर सिंह जी ने नई कविता के युग में काशी की परंपरा को आगे बढ़ाया है। यहाँ इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि विश्वविद्यालयीय आलोचना पद यद्यपि कि व्यंग्य और हल्के तिरस्कार की मुद्रा में प्रयुक्त तो होता है, तथापि सारी महत्वपूर्ण आलोचना विश्वविद्यालय परिसरों पर लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और विजयदेव नारायण शाही द्वारा आचार्य शुक्ल का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका दोनों मूलतः कक्षा में पढ़ाने के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, जैसा कि दोनों ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट किया गया है। भारत में ही नहीं, अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में भी ठीक यही स्थिति है। ब्रैडले, रिचर्ड्स, एम्पसन, लिविस जैसे ख्यात आलोचक किसी न किसी परिसर पर कार्यशील रहे हैं। नामवर सिंह ने ऐसे ही परिवेश में आलोचना लिखी है। भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच वे पिसे न रहें तो उनसे अधिकाधिक श्रेष्ठतर साहित्य चिंतन की हम बराबर आशा कर सकते हैं, जिसके लिए वे पहली पुस्तक हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के समर्पण में ही अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रतिश्रुत हैं।
आधुनिक आलोचना के क्षेत्र में इलाहाबाद परिसर का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं विजयदेव नारायण शाही। नामवर और शाही की जोड़ी आलोचना लेखन और गोष्ठियों में बहुचर्चित रही है। दोनों एक प्रकार के वाद प्रतिवाद के रूप में सामने आते हैं। नामवर प्रगतिवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, जबकि शाही को अपनी रचनात्मकता से इतर कोई प्रतिबद्धता स्वीकार्य नहीं है। दोनों की अध्ययनशीलता और तर्क प्रणाली एक दूसरे के टक्कर में रही। यद्यपि दोनों की बुनियादी मान्यता एक है कि रचना को आलोचना के केंद्र में रहना है। भगवती चरण वर्मा के दो बांके एन लड़ाई के वक्त कतरा जाते हैं, जबकि आलोचना के ये दो बांके बराबर जोर करते हैं और उलझते रहे हैं। यह ठीक है कि इस क्षेत्र में लाश बिछने का प्रश्न ही नहीं उठता। विजयदेव नारायण शाही का भी आलोचनात्मक लेखन अधिकतर स्फुट रूप में रहा, जिस क्रम में उनका प्रसिद्ध लंबा निबंध है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, छायावाद से अज्ञेय तक, जो नई कविता के संयुक्तांक 5 और 6 में छपा है। उनके अन्य निबंध भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और खेद है कि अब तक समग्रता संकलित नहीं किए जा सके हैं। किसके बारे में ये बात कर रहे हैं? विजयदेव नारायण शाही के बारे में। पर अपने लेखन की स्फुट प्रकृति से शाही कहीं गहरे में असंतुष्ट थे। अपने अपेक्षया संक्षिप्त जीवन काल के अंतिम वर्षों में इसलिए उन्होंने विख्यात मध्यकालीन कवि मलिक मोहम्मद जायसी के कृतित्व को अपने अध्ययन का विषय बनाया। जायसी उनके व्यवस्थित अध्ययन क्रम में की पहली और अंतिम रचना है। यहाँ उन्होंने अपने को समकालीन वितंडा से खींच लिया और जायसी के अध्ययन और उनके काव्य विशेषता पद्मावत की व्याख्या में अपने को पूरी तरह से दे दिया। कवित्त रस में वे बूढ़े और फिर स्वभावतः तीरे। जायसी के जीवन वृत्त पाठ और पद्मावत के कथानक की ऐतिहासिकता से लेकर उसके कृतित्व और सूक्ष्मतक व्याख्या में उनका मन खूब रमा। विद्वता और सहृदयता का मणिकाचन योग इस अध्ययन में दिखता है। मध्यकालीन हिंदी की अकेली ट्रेजेडी के रूप में शाही द्वारा पद्मावत की व्याख्या सर्जनात्मक आलोचना का बहुत अच्छा उदाहरण है। आलोचना प्रक्रिया के संदर्भ में शाही की मूलभूत मान्यता यह थी, जिसे नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान के पहले अध्याय कविता क्या है के अंत में साभार उद्धृत किया है। समूची नई कविता को ठीक ठीक देखने के लिए नई कविता के प्रतिमान की जरूरत नहीं है, बल्कि कविता के नए प्रतिमान की जरूरत है। शाही का काव्यालोचन अधिकतर इस बुनियादी निष्पत्ति के लिए लिखा गया है। वे चाहे शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट पर लिख रहे हों, चाहे जायसी के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कर रहे हों, उनकी आलोचना की मूलभूत शब्दावली एक ही रहती है। फिर उन शब्दों की भंगिमा से वे उन अलग अलग कवियों का वैशिष्ट्य दिखाने का यत्न करते हैं। आलोचना भाषा की ऐसी समरसता बनाए रख सकना हर बड़े आलोचक की महत्वाकांक्षा होती है। रही बात प्रतिमानों की, तो यह समझा जाना चाहिए कि नई कविता के प्रतिमान या कविता के नए प्रतिमान की बहस एक सीमा तक ही आलोचक का साथ देती है। अंततः तो उसे हर रचना के लिए प्रतिमान उस रचना और अपने आलोचना विवेक की टकराहट में से ही आविष्कृत करने होंगे, और तब प्रतिमान की परिकल्पना स्वयं प्रासंगिक नहीं रह जाती है। पुराने शास्त्र और नई रचनात्मक क्षमता के अंतः संपर्क में अपनी आलोचना प्रक्रिया रघुवंश ने विकसित की है। संदर्भ उनका अधिकतर नया साहित्य रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में कोई व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया। नई कविता के संबंध में एक लंबा निबंध अवश्य लिखा है, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। रघुवंश जी ने लिखा है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। उनके स्फुट निबंध साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य किसका है? रघुवंश जी का। रामचंद्र शुक्ल के बाद नंद दुलारे वाजपेयी के विषय से ही हिंदी आलोचना में यह स्फुट वृत्ति ऐसा घर कर गई है कि संपूर्ण और व्यवस्थित अध्ययन विशेषता आधुनिक साहित्य के संदर्भ में देखने में नहीं आते। एक सुखद अपवाद रामविलास शर्मा का है, जिन्होंने इस युग के 3 बड़े लेखकों भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा निराला पर समग्र आलोचना प्रस्तुत की है। आधुनिक आलोचकों की आधुनिक साहित्य के प्रति निष्ठा में यह कमी बार बार खटकती है। रघुवंश ने इस सीमा के बावजूद कई
नए कवियों के संप्रेषण को समृद्ध किया है, जिनमें प्रमुख है शमशेर बहादुर सिंह और विपिन कुमार अग्रवाल। आधुनिक साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष को भी स्पष्ट करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर पारंपरिक काव्य शास्त्र की वर्तमान संगति पर उन्होंने विचार किया है, जो परंपरा और प्रयोग के रिश्ते को सुलझाने में सहायक होता है। विद्यानिवास मिश्र का देय यो तो दो परस्पर विरोधी दिशाओं में रहा है, एक और शोध तो दूसरी ओर ललित निबंध, पर इन दोनों के बीच वे आलोचना संबंधी कार्य बराबर करते रहे। इस प्रसंग में एक बुनियादी प्रश्न पर उनकी पुस्तक साहित्य का प्रयोजन समूचे साहित्य की समझ को इस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खोलती है। संस्कृत साहित्य से आरंभ करते हुए हिंदी के भक्तिकालीन और आधुनिक साहित्य तक वे आते हैं और इस पूरे संवेदनात्मक विकास को उनकी क्रमबद्धता में विवेचित करते हैं। इसी सिलसिले में वे समाज परिवर्तन और साहित्य के रिश्ते की भी छानबीन करते हैं और पुराने प्रचलित शब्द लोक की व्यंजनाओं को अधिक सार्थक ठहराते हैं, जिसके सहारे रामचंद्र शुक्ल ने पद बनाया लोकमंगल। पूरे अध्ययन में भावज्ञता अधिक है, विवेचन उतना पुष्ट नहीं है। पर प्राचीनों द्वारा उठाए गए एक विवादास्पद प्रश्न का हल देने का यत्न अवश्य महत्वपूर्ण है, जिसे लेखक ने साझेदारी की आकांक्षा कहकर परिभाषित किया है। साहित्य के विविध पक्षों के अध्ययन की स्थिति इस युग में बढ़ती दिखती है। शोध और आलोचना के संधि बिंदु पर इस दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इंद्रनाथ मदान वरिष्ठ आलोचक के रूप में आधुनिक साहित्य की विविध समस्याओं को सुलझाने में प्रयत्नशील रहे हैं। शरत चंद्र और प्रेमचंद्र से लेकर मोहन राकेश तक के कृतित्व को बड़ी सहानुभूति के साथ उन्होंने व्याख्यायित किया है। कविता के संदर्भ में कामायनी की आलोचना प्रक्रिया पर उन्होंने अपनी लंबी भूमिका के साथ एक पुस्तक संपादित की है, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन। किन्होंने? इंद्रनाथ मदान जी ने, जो अपने ढंग का पहला अध्ययन है। निर्मला जैन और प्रेमशंकर काव्यशास्त्र तथा मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन का लाभ आधुनिक साहित्य के विवेचन तक लाते हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र में निर्मला जैन ने दो भिन्न प्रकृति के साहित्य अनुशासनों की तुलनात्मक विवेचना इसी रूप में की है। प्रेमशंकर छायावाद और स्वच्छंदतावाद के काव्य ही परख में विशेष रुचि रखते हैं। प्रसाद का काव्य और हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य उनके महत्वपूर्ण अध्ययन है। गद्य की विविध प्रवृत्तियों विधाओं पर बड़ी स्वच्छ व्यवस्थित पुस्तक रामचंद्र तिवारी की है। हिंदी का गद्य साहित्य सिद्धेश्वर प्रसाद की आलोचना बराबर पुष्ट दार्शनिक आधार को लेकर चलती है। आचार्य शुक्ल के इतिहास के विकास क्रम का सांगोपांग अध्ययन समीक्षा ठाकुर ने किया है। प्रधानतः नए साहित्य की समस्याओं को लेकर चलने वाले आलोचक हैं देवी शंकर अवस्थी, परमानंद श्रीवास्तव, रमेश चंद्र शाह, नित्यानंद तिवारी, सत्यप्रकाश मिश्र, चंद्रकांत बांदीवडेकर और रामकमल राय। अवस्थी ने आलोचना के क्षेत्र में बड़े उत्साह से प्रवेश किया था और नई कविता तथा नई कहानी के विविध पक्षों पर उन्होंने लिखा था। नई कहानी के संबंध में आरंभिक पुस्तकों में उनकी है। आकस्मिक मृत्यु ने उनकी बहुत सी संभावनाओं को खिलने नहीं दिया। परमानंद ने तो यह विविध विधाओं के संबंध में लिखा है, पर कविता उनका विशिष्ट क्षेत्र है। समकालीन कविता का व्याकरण एक विवादास्पद विषय पर निरूज दृष्टि से लिखी गई पुस्तक है। रमेश चंद्र शाह बड़े संवेदनशील समझ के धनी हैं और उनका अध्ययन भी अत्यंत व्यापक है। इस तैयारी के साथ यदि वे कोई समग्र आलोचना कृति लिखते तो निश्चय ही अच्छी बनती, पर वे भी स्फुट रूप में निबंध लिखकर संतुष्ट हो जाने वाले आलोचक हैं। जहां प्रस्तुत रचनाकार के बारे में निरपेक्ष भाव से कुछ कह सकना आसान है। इधर शाह का एक अच्छा अध्ययन आया है, अज्ञेय वागार्थ का वैभव, जो 94 की रचना है। छायावाद की प्रासंगिकता अपेक्षातया व्यवस्थित संकलन है, जिसमें छायावादी कवियों के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने का अच्छा प्रयास हुआ है। समानांतर और वागार्थ फुटकर निबंधों के संकलन है। नित्यानंद तिवारी की विशेषता और कमी भी बहुत कुछ शाह की तरह है। आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध शीर्षक से उनके निबंध संकलित हुए हैं। बांदीवडेकर, रामकमल राय, नंदकिशोर आचार्य, कृष्णदत्त पालीवाल और सत्यप्रकाश मिश्र ने अज्ञेय और सर्वेश्वर
तथा नरेश मेहता के काव्य और कथा साहित्य पर स्वतंत्र अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। सावित्री सिन्हा और मीरा श्रीवास्तव ने दिनकर तथा पंत के काव्य पर नए सैद्धांतिक अध्ययन राजनाथ, मदन सोनी, वागीश शुक्ल, सुधी पचौरी और उदयन वाजपेयी ने किए हैं। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से साहित्य को देखने की एक परंपरा पहले से चली आ रही है। इस क्रम में बच्चन सिंह, विशंबर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ और शिव कुमार मिश्र ने आगे का चिंतन प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से युवा आलोचकों में नंद किशोर नवल, विश्वनाथ त्रिपाठी तथा मैनेजर पांडे सक्रिय हैं। ये सभी दत्त विचारधारा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं और उसी के अंतर्गत अपना विवेचन चलाते हैं। पक्ष को लेकर चलने के नाते उनके लेखन में हम और वे की टकराहट चलती रहती है। इस सहज आशा के साथ कि इस वाद प्रतिवाद में से संवाद उभरेगा, इन सभी आलोचकों का अध्ययन विस्तृत और अंतर्दृष्टिपूर्ण है। यह अपने में खेद की बात है कि इन्हें एक वर्ग के रूप में विवेचित करने की स्थिति हो, पर यह उनके अपने ही तर्क की परिणति है। साहित्य के से निकटता संबंध अनुशासनों में कार्य करने वाले आलोचक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनकी रचना का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। प्रश्न आया हुआ है इससे। देवेंद्र नाथ शर्मा, काव्य के तत्व, कुमार विमल, कला विवेचन, इतिहास दर्शन, अलंकार शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र विषयक ये अध्ययन आलोचना की पृष्ठभूमि को पूर्णतर बनाते हैं। यहाँ देखिए, इतिहास दर्शन है नलिन बिलोचन शर्मा जी की पुस्तक, अलंकार शास्त्र है काव्य के तत्व और कला विवेचन है सौंदर्य शास्त्र विषयक। इस प्रसंग में एक गंभीर अंतर्विद्यापरक अध्ययन प्रस्तुत किया है गोविंद चंद्र पांडे ने। साहित्य, सौंदर्य और संस्कृति दर्शन की पृष्ठभूमि लेकर सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में यशदेव शल्य और आनंद प्रकाश दीक्षित, भोला शंकर व्यास और राममूर्ति त्रिपाठी का कार्य नई दृष्टि से संपन्न है। रंग आलोचना के प्रसंग में नैमी चंद्र जैन के प्रयासों का पहले भी उल्लेख हो चुका है। नाटक और रंगमंच संबंधी उनका सैद्धांतिक अध्ययन और व्यावहारिक विवेचन रंग क्षेत्र में बराबर स्फूर्तिप्रद रहे हैं। पुनर्जागरण विषयक रामरतन भटनागर का कार्य सराहनीय है। रचनाकारों द्वारा लिखित आलोचना का क्रम इस युग में और आगे बढ़ता है। कविता पक्ष यहाँ अब भी प्रबल दिखता है। लक्ष्मीकांत वर्मा, ये देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान और नामवर सिंह जी का है कि कविता के नए प्रतिमान। जगदीश गुप्त, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य। विपिन कुमार अग्रवाल, आधुनिकता के पहलू। मलयज का है कविता से साक्षात्कार। अशोक वाजपेयी जी का है फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह। निर्मल वर्मा जी का है शब्द और स्मृति। लक्ष्मीकांत की पुस्तक नई कविता का पहला व्यवस्थित विवेचन है, इसलिए यह भी स्वाभाविक है कि यहाँ विषय विवेचन के कुछ उलझाव दिखाई दे, पर इतना स्पष्ट है कि नई कविता पत्रिका के कुल 3 बरस बाद, कब है 3 बरस बाद, 1957 में प्रकाशित यह ग्रंथ इस नए काव्य आंदोलन की विविध समस्याओं को पहचानने की कोशिश करता है और काफी विस्तार में उद्धरण आदि देकर उनका विवेचन करता है। लघु मानव संबंधी लेखक की प्रसिद्ध मान्यता यही प्रस्तावित की गई है। नई कविता की रचना प्रक्रिया और उसकी वैचारिक आधार भूमि पर लक्ष्मीकांत का विवेचन आज भी प्रासंगिकता रखता है। जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक रहे हैं। कौन? जगदीश गुप्त। इस रूप में नई कविता के रचना आंदोलन से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। नई कविता, स्वरूप और समस्याएं के में इस विषय के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। संकलन के अधिकतर निबंध नई कविता पत्रिका में ही पहले प्रकाशित हुए थे। नई कविता नवलेखन के दौर में कम्युनिस्ट आंदोलन की सर्वसत्तावादी पद्धति का आक्रांतकारी रूप देश के बौद्धिक जीवन में भी प्रवेश कर रहा था। फलतः छठे दशक में मानव मूल्य और व्यक्तित्व की बुनियादी स्वाधीनता को लेकर इस क्षेत्र में व्यापक बहस चलती है। इलाहाबाद की परिमल गोष्ठी, जिसके लिए बराबर खुला मंच प्रदान करती रही है, भारती की पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में इसी विषय के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का विवेचन हुआ है। विपिन कुमार अग्रवाल कई अनुशासनों से एक साथ जुड़े रहे हैं। प्रशिक्षण से वे सैद्धांतिक भौतिकी के प्रख्यात कार्यकर्ता थे। चित्रकला, नाटक तथा गद्य माध्यमों में उनके प्रयोग बराबर सराहे गए हैं। अपनी इस असाधारण तैयारी के कारण रचना और चिंतन में अमूर्तन प्रक्रिया का विवेचन करने के लिए वे विशेष रूप से योग्य रहे हैं।
अनर्थक नाटक, अमूर्त कला और नई कविता संबंधी उनके निबंध आधुनिकता के पहलू में संकलित हुए हैं, जो कुल मिलाकर आधुनिकता की अधिक समर्थ और संपृक्त व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। मलयज और अशोक वाजपेयी नई कविता के संवेदनशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन कवियों ने वैसी ही संवेदनशीलता के साथ अपनी तथा अपने युग की कविता का विश्लेषण किया है। अशोक की रुचि कविता से इतर कई अन्य कलाओं में भी रही है, जिनके चतुर्मुख विकास के लिए वे व्यावहारिक धरातल पर भारत भवन भोपाल के माध्यम से यत्नशील रहे हैं। स्वभावतः उनकी आलोचना प्रक्रिया इन व्यापक संदर्भों से भी अपने लिए वैचारिक उत्तेजन लेती है। अपनी पुस्तक कुछ पूर्वाग्रह में उनका पक्ष बराबर रचनात्मकता का है। यांत्रिकी और संचार माध्यमों के विकराल और चौमुख हमले के बीच वे छपी हुई पुस्तक तथा जीवंत कलाओं के बचाव की हर संभव कोशिश में संलग्न हैं। कस्तूरी मृग और घास तथा साहित्य की स्थिति शीर्षक निबंधों में उन्होंने इस नाजुक स्थिति का बढ़िया विश्लेषण किया है। नई कविता युग के समर्थ विचारकों में निर्मल वर्मा अग्रणी हैं। अग्रणी हैं। साहित्य और कलाओं की व्यापक स्थिति तथा क्रिया प्रतिक्रिया की उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी रही है और अपने समय के वे श्रेष्ठ गद्य लेखक हैं। इन कई विशेषताओं की साझी स्थिति में निर्मल की आलोचना व्यापक चिंतन का रूप धारण कर लेती है, पर संदर्भ सब समय साहित्य का रहता है। शब्द और स्मृति के मुख्य निबंधों में लेखक बराबर भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने और एक बार की उसे समृद्ध करने में संलग्न रहा है। परंपरा और जातीय स्मृति की अकुंठ विवेचन निर्मल वर्मा की आलोचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नए कहानीकारों में राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ने कथा साहित्य के नए विकास क्रम को व्याख्यायित करने का कई रूपों में यत्न किया है। शुद्ध सैद्धांतिक या कि व्यावहारिक आलोचना के साथ साथ संस्मरणात्मक लेखन में भी उन्होंने नई कहानी के वैशिष्ट्य को उभारा है। नए नाटक के पक्ष विपिन कुमार अग्रवाल ने बड़ी क्षमता के साथ अपने कई निबंधों में प्रस्तुत किया है, जो आधुनिकता के पहलू में संकलित हुए हैं। साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से नई कविता युग का वैशिष्ट्य लघु पत्रिकाओं के उदय में देखा जा सकता है। नई कविता स्वयं लेखकों के प्रयास से आरंभ की गई एक लघु पत्रिका थी। लघु पत्रिकाएं यदि एक छोर पर हैं तो रंगीन और चिकनी पत्रिकाएं दूसरे छोर पर। लघु पत्रिकाएं एक छोर पर हैं तो रंगीन और चिकनी पत्रिकाएं दूसरे छोर पर हैं। बीच की मध्यवर्गीय साहित्यिक पत्रिकाएं दृश्य से एकदम हट गई हैं। सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, माधुरी से लेकर प्रतीक और कल्पना तक पत्रिकाओं का लंबा प्रवाह इस युग में आकर सूख जाता है। जो लेखक साहित्यिक पत्रकारिता में इस बीच संलग्न रहे हैं वे हैं जगदीश गुप्त, नई कविता, धर्मवीर भारती, निकष और आलोचना, लक्ष्मीकांत वर्मा, नए पत्ते, निकष और क ख ग, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नए पत्ते, नई कविता और क ख ग, रघुवंश, आलोचना और क ख ग, विजयदेव नारायण शाही, आलोचना और नई कविता, विपिन कुमार अग्रवाल, क ख ग, नामवर सिंह, आलोचना, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, कृति, अशोक वाजपेयी, पूर्वग्रह समास, देवराज कुंवर नारायण, प्रेम शंकर, कृष्ण नारायण, प्रताप नारायण टंडन, युग चेतना और युग साक्षी, प्रकाश जैन, मनमोहिनी लहर, कृष्णनाथ, क ख ग, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन, अज्ञेय और ईला डालमिया, नया प्रतीक, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दस्तावेज, ज्ञान रंजन का पहल है, राजेंद्र कुमार का अभिप्राय, सोमदत्त, प्रभात त्रिपाठी, धुब्र शुक्ल, साक्षात्कार, इंद्रनाथ चौधरी सानी, गिरिधर राठी, समकालीन भारतीय साहित्य, फिर और लघु पत्रिकाओं की एक लंबी श्रृंखला इस अवधि में बराबर गतिशील रही है। साहित्य के संदर्भ में पत्रकारिता से जो मानसिकता बनती है, उसके साथ साथ लेखकीय वृत्तों और गोष्ठियों से भी। ऐसी गोष्ठियाँ या कि उनके साथ साथ चलने वाली पत्रिकाओं का कैसा भी सर्वेक्षण निश्चय ही बड़ा कठिन कार्य है। कुछ वृत्त अवश्य ऐसे तैयार किए गए हैं जिनसे हिंदी के प्रमुख साहित्यिक केंद्रों के विकास पर प्रकाश पड़ता है। ब्रजरत्न दास द्वारा लिखित भारतेंदु मंडल इस दिशा का आरंभिक पर महत्वपूर्ण प्रयास है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कलकत्ता की पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के विकास में बंगीय भूमिका पर अध्ययन प्रकाशित किए हैं। ऐसा ही एक प्रयास है नरेश चंद्र चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का विकास और कानपुर। रोचक स्थिति यह है कि कलकत्ता, बनारस और कानपुर केंद्रों का कुछ विवरण तो मिलता है, पर प्रयाग के साहित्यिक वृत्त का कोई व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत नहीं हुआ है।
जहाँ काशी के बाद आधुनिक काल की गहमा-गहमी सबसे अधिक रही। रसिक मंडल से लेकर परिमल और विवेचना में पठित समीक्षा निबंध उमाराव के संयोजन और संपादन में 3 भागों में प्रकाशित हुए थे। नई कविता युग की एक विशेषता लघु पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तक संकलनों की रही है। एक वर्ष में प्रकाशित प्रतिनिधि कविताओं के संकलन नई वर्षों तक तैयार किए गए हैं। कविताएं जो 1954 की रचना है, नई कविता का प्रकाशन वर्ष से आरंभ होकर यह संकलन चलते रहे हैं। इनके संयोजन संपादन का दायित्व जिन लेखकों ने अलग अलग युग्मों में निभाया है वे हैं अजित कुमार, देवी शंकर अवस्थी, विश्वनाथ त्रिपाठी, सुरेंद्र चतुर्वेदी और राम बहादुर मुक्त। काव्यधारा नाम से ऐसे ही एक आयोजन शिवदान सिंह चौहान और गोपाल कृष्ण कौल ने किया था 1955 में। और ये 24वें भाग का वाचन यहीं ख़त्म होता है। 25वें भाग का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे और यहीं पे हमारा जो पुस्तक का आलोचनात्मक हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने तिथि के कुछ हिस्से डाले हैं जो हम आराम से उसके अगली कक्षा में करेंगे। तो संभवतः हम ये समझते हैं कि अगली कक्षा में जो ये पुस्तक है वो समाप्त हो जाएगी। और आज थोड़ी कक्षा लंबी हो गई है, तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अवश्य ही लाभान्वित करेगी।